नमस्कार, मैं परीक्षित थाड़ा और आज हम अर्थशास्त्र के पिछले वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हैं उनको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो इस क्रम में जो पहला प्रश्न है वो है, रुपए का सबसे पहले अवमूल्यन कब हुआ। अवमूल्यन आप समझते हैं कि किसी भी देश की मुद्रा को अन्य देश की मुद्रा की तुलना में जानबूझकर गिरा देना, जिससे उस देश के निर्यात अधिक से अधिक बढ़ाए जा सके। तो भारत में रुपए का सबसे पहले अवमूल्यन हुआ था 20 सितंबर 1949 को। यह आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ। तो दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ 6 जून 1966 को। ये वर्ष आपको याद रखना है, तारीख भी आपको याद रखनी है। और तीसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ। तो तीसरी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ था 1 जुलाई 1991 को। और ये वही वर्ष है जिस वर्ष से हमारी देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज आया था, जब हमने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की अवधारणा को अपनाया था। प्रश्न नंबर 4 है, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं। इसका आंसर है कि विदेशों में जो विदेशी बैंकों के साथ हम विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंक जो खाते रखते हैं उनको नोस्ट्रो अकाउंट्स कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। नोस्ट्रो अकाउंट्स किसे कहते हैं। विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना हमेशा थोक मूल्य के सूचकांक के आधार पर की जाती है। तो जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो हम कौन सा इंडेक्स लेंगे, थोक मूल्य सूचकांक लेंगे। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। इसका आंसर है मुद्रा संकुचन हो या फिर मुद्रा अवस्फीति हो। ऐसी स्थिति में मुद्रा के मूल्य में तो वृद्धि होगी और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। ऐसा तब होता है जब व्यक्तियों के पास, या फिर कहें कि उस देश में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के पास मुद्रा तो कम हो और खर्च करने के लिए पैसा कम हो, और वस्तुएं बाजार में और सेवाएं बाजार में अधिक उपलब्ध हो। तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। ये एक दुष्चक्र होता है जब लोगों के रोजगार छिन जाते हैं और उसके बाद फिर जब वस्तुएं और सेवाएं बिकना बंद हो जाती है तो व्यक्तियों की छटनी की जाती है, उनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर जब मुद्रा की मात्रा को कम किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जानबूझ करके जब मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करना हो और मुद्रा की मात्रा को, क्वांटिटी को कम करना हो तो हम उसे मुद्रा अपस्फीति कहेंगे। ये एक प्राकृतिक घटना नहीं होकर के जानबूझकर वहाँ की सरकार द्वारा की जाने वाली घटना होती है और इससे जो मुद्रास्फीति है उसको काबू में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है। ये लगभग 12-13% के आसपास है। वर्ष 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था। तो वर्ष 1950-51 में भारत के जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान 52.2% था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जब प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब हमारे देश में जीडीपी में कृषि का योगदान 52.2% था, बहुत अधिक था। और अब हाल ही के वर्षों में हम देख रहे हैं कि कृषि का योगदान जीडीपी के लिए घटता जा रहा है, जबकि जो सेवा क्षेत्र है उसका योगदान बढ़ता जा रहा है। प्रश्न 10 है, रबी की
फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो रबी की फसलों की बुवाई अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने आपको ध्यान रखना है, अक्टूबर, नवंबर से दिसंबर। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू आदि फसलें इसमें आती हैं। प्रश्न नंबर 12 है, खरीफ की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो देखिए, अक्टूबर से दिसंबर तक रबी की बुवाई की हमने, और इसके बाद खरीफ की फसलों की बुवाई होगी जून से जुलाई के बीच में। और खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, ये सभी फसलें आती है। अरहर भी इसमें आती है। अब जायद की फसल होती है मार्च से जुलाई के मध्य में। जायद की फसल के अंतर्गत तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा पशु चारा इत्यादि आते हैं। व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो व्यापारिक और नकदी फसलें होती है कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट और तंबाकू। ये व्यापारिक फसलों में आती है। कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट और तंबाकू व्यापारिक फसलें होती है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन से खाद्यान्न का उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 18, देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सबसे अधिक उपयोग होता है? आपको इसका आंसर करना है कि भारत में नाइट्रोजनी प्रकार के उर्वरकों का सबसे अधिक उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो विश्व में सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव मसालों के क्षेत्र में भारत को प्राप्त है। मसाले सबसे ज़्यादा दक्षिणी भारत में, केरल, खासतौर पे केरल के क्षेत्र में होते हैं। अगला प्रश्न है, रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर्स चेंज होते रहते हैं, तो इसके लिए आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान में कौन सा स्थान भारत का चल रहा है और क्या स्थिति है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की। हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति से सबसे अधिक गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रश्न 23 है, अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। और प्रश्न 24, मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का और जौ, ये सभी फसलें मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 25 है, कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का चौथा स्थान है। काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भारत है। भारत का विश्व दूध उत्पादन में पहला स्थान है। कुल पशुओं की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है और कुल पशुओं की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर ब्राजील आता है। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है और विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश भारत है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इसका आंसर है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम वर्ष 1970 में प्रारंभ किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। और ये दूध के उत्पादन से संबंधित था। अगला प्रश्न वही है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? दूध के उत्पादन में। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इस कार्यक्रम को चलाया, वो इस कार्यक्रम के सूत्रधार थे। अगला प्रश्न है कि विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर है
कि समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का 6ठा स्थान है और विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का 2रा स्थान है। मोती देने वाली मछलियां मन्नार की खाड़ी में पकड़ी जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। मन्नार की खाड़ी में मोती देने वाली मछलियां पकड़ी जाती हैं। सबसे अधिक समुद्री मछलियां गुजरात में पकड़ी जाती है और ताजे पानी की सबसे अधिक मछलियां पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती है। कुल मछली उत्पादन में पहले स्थान पर पश्चिमी बंगाल है। अब आते हैं हम श्वेत क्रांति की तरफ। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, और जबकि पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। भारत में सबसे पहले कौन से बैंक की स्थापना की गई और कब की गई? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी और वर्ष 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई 1843 वर्ष में। फिर इन तीनों बैंकों को, अर्थात बैंक ऑफ मद्रास को, बैंक ऑफ बॉम्बे को, बैंक ऑफ बंगाल को आपस में मिलाकर एक नए बैंक की स्थापना की गई और उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किन 3 बैंकों के विलय से हुई थी? तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल के आपस में विलय करके इस बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न 49, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी और आगे चलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ वर्ष 1955 में। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अर्थशास्त्र से संबंधित जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे गए थे। इसी क्रम में हम आगे और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।